हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल असाना, मैनेजर इन पंजाब ग्रामीण बैंक। तो जैसा कि मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऐप से मैं वीडियोस लाऊंगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस लूँगा। तो वैसे तो आज फर्स्ट ऑफ ऐप नहीं है लेकिन मैंने कहा चलो सरप्राइज़ करते हैं। आज से मैं रेगुलर क्लासेस लूँगा, हर 2 से 3 दिन पे मैं अपनी एक वीडियो लाऊंगा। उन 2 से 3 दिन पे वीडियो लाने पे पीछे के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर करेंगे। दूसरा, जब भी हम कोई क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ सके। क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस में यही है, जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरा, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये क्लासेस एनफ नहीं है, दिस इज़ नॉट एनफ। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस कर दूंगा, तो उसके लिए पीडीएफ्स भी आपको मैं दे दूंगा। मैं ग्रुप बनाऊंगा जल्दी ही, तो उस ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। विच कोऑपरेटिव बैंक हैज़ मर्ज्ड विथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि हाल ही में किस कोऑपरेटिव बैंक को यूनिटी स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया है? तो इसका जवाब है पीएमसी बैंक, यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अब पीएमसी बैंक को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्यों मर्ज किया गया है, ये पहला क्वेश्चन है। देखो, हाल ही में क्या हुआ है ना, पीएमसी बैंक में काफ़ी दिक्कतें चल रही थी। दिक्कतें इन द सेंस कि उसको आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया हर प्रकार के बिजनेस ट्रांजेक्शन से। ना तो वो विड्रॉ कर सकते थे, ना तो अपने कस्टमर्स को विड्रॉ दे सकते थे, ना ही वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते थे। ऐसे माहौल में जाहिर सी बात थी कि कस्टमर के बीच में अफरा तफरी का माहौल होना लाजमी था, क्योंकि कितने सारे लोगों ने अपने पैसे जमा कर रखे हैं, उनको उनके पैसे नहीं मिल पा रहे थे। मैंने कुछ एक वीडियोस देख रखे थे जिसमें कुछ कस्टमर्स उस बैंक के बाहर खड़े होकर रो भी रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने सारे पैसे जमा करने के बाद बैंकों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है कस्टमर्स को, और वो जब ट्रस्ट ही टूटेगा तो जाहिर सी बात है इमोशनल तो होंगे ही, रोएंगे ही। अब हुआ यूँ कि पीएमसी बैंक में जैसी ये चीज़ें हुई कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बिजनेस सारे रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं आरबीआई के थ्रू। तो उस बीच में जब भी ऐसा कोई होता है कि कोई भी बैंक जब दिक्कत में जाती है, तो कोई एक बैंक आगे से निकल के आता है और वो एक ऑफ़र देता है कि आप हमारे साथ आ जाएं, आप हमारे कंपनी में मर्ज हो जाएं। तो उससे क्या होता है, दोनों कंपनी को फ़ायदा होता है। एक पहली कंपनी जो नुकसान में चल रही थी, जो दिवालिया होने के कगार पे थी, उसको भी एक बेस मिल जाता है, और दूसरी कंपनी का भी बिजनेस ग्रो हो जाता है। तो उस समय जब पीएमसी बैंक ने ये दिक्कतें हुई, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे आया। उसने कहा कि ठीक है, हम आपको टेक ओवर करेंगे। तो पीएमसी बैंक को अगर मैं लड़का मान लूँ, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को लड़की मान लूँ, तो जाहिर सी बात है, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, तो रिश्ता लगभग तय था। लेकिन फूफा जी की भी रजामंदी लेनी थी। फूफा जी यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी रजामंदी लेनी थी, क्योंकि जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा ये अमलगेमेशन का काम बढ़ नहीं सकता आगे। तो फाइनली 25 जनवरी 2022 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को ये कह दिया कि आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा लो, हम आपको मर्ज करने का जो भी प्रोसेस है उस पर आगे बढ़ने के लिए अप्रूवल देते हैं। अच्छा, 25 जनवरी 2022 को जैसे ही इन्होंने ये कहा और खुशी का माहौल आ गया था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, वो सिर्फ एक दिन के लिए था। अगले ही दिन आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला। वो सर्कुलर ये कहता है कि पीएमसी बैंक में जिन डिपॉजिटर्स का भी 5 लाख या उससे कम का बैलेंस है, वो अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि पीएमसी बैंक में जितनी भी डिपॉजिट्स हैं उसका 96% 5 लाख या उससे कम के डिपॉजिट्स हैं। मतलब अगर 100 खाते हैं पीएमसी बैंक में, तो 96 खाते ऐसे हैं जिसमें बैलेंस 5 लाख या उससे कम है। तो ऑब्वियस ही बात है यार, इतने महीनों से पैसे फंसे थे, और जैसे ही ये ऑफर आरबीआई ने दिया, पीएमसी बैंक में लोग कस्टमर भागे भागे जाएंगे और अपने पैसे निकाल के कहीं पे और ट्रांसफ़र करेंगे। और यूनिटी को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान ये होगा कि उसने इस बैंक को टेक ओवर करने की बातें की थी कि मैं टेक ओवर करूँगा, और जो किसी भी बैंक का बेस होता है वो होता है डिपॉजिट्स। अब सारे कस्टमर अगर यहाँ से निकल के चले जाएंगे तो यूनिटी का तो नुकसान ही होगा ना, टेक ओवर करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो फिर यूनिटी ने भी एक दांव खेला। 26 जनवरी 2021 को जब ये 2022 को सॉरी जब ये सर्कुलर आया कि आप अपने पैसे ले सकते हैं, पीएमसी बैंक्स के कस्टमर को ये बोला गया कि 5 लाख या उससे कम के डिपॉजिट्स वाले बंदे अपने पैसे ले सकते हैं। यूनिटी बैंक ने अगले ही दिन एक सर्कुलर निकाला कि अगर आप हमारे पैसे हमारे ही बैंक में रखते हैं, मतलब आप अपने पैसे अगर हमारे ही बैंक में रखते हैं, तो हम आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे आपके सेविंग्स पे। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जितनी बड़े बैंक है, चाहे मैं एसबीआई की बात कर लूँ, किसी का भी सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% का नहीं है, 3 to 4% के बीच में ही है। 7% बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा यूनिटी को? देखो, कस्टमर को ये तो पता है कि मुझे पैसे लेने ही हैं, और जाहिर सी बात है वो पैसे अपने घर में रखेगा नहीं, किसी न किसी बैंक में इन्वेस्ट करेगा। कस्टमर को ये भी पता है कि चूंकि आरबीआई अब डायरेक्ट आ चुका है इस डीलिंग में, तो
अब ये बैंक बंद तो हो नहीं सकता, बैंक तो चलेगा ही चलेगा। तो कस्टमर को शायद एक थोड़ा सा ये हो सकता है कि चलो पैसे यहीं पे रखते हैं, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है। तो देखो क्या होता है। वैसे फिलहाल यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसको टेक ओवर कर रहा है और पीएमसी बैंक अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाएगा। पीएमसी बैंक के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो ये मुंबई में है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है। अब कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, क्यों बनाया गया था। जब इतने सारे बैंक हैं तो फिर इसकी कोऑपरेटिव बैंक की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो होता क्या है कि अगर आज से 10 साल पहले की बात करूँ, मैं 10 साल पहले जाऊँ, तो कोई भी कॉमर्शियल बैंक या कोई भी प्राइवेट बैंक गाँव में काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि गांव में प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है। और ये चीज़ मैंने भी देखा हुआ है कि गांव में 1-1 रुपये 2-2 रुपये के लिए भी रोज़ बहस हो ही जाती है कस्टमर के साथ में। किसी कस्टमर का पेंशन आया 1503 रुपये हैं तो उसको 1503 रुपये पूरे चाहिए, 1500 नहीं ले सकता वो। तो इस वजह से जो बैंक्स थे वो यहाँ पे काम करने से डरते थे, क्योंकि ब्रांच खोल रहे हैं, उनका जो कॉस्ट है वो तो लग ही रहा है, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में कोऑपरेटिव बैंक निकल के आता है और वो बेसिकली ग्रामीण बैंकों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए काम करता है। वो कहता है कि हम आपको लोन देंगे, और क्या होता है कि ग्रामीण लोगों को लोन लोग बहुत कम देते हैं। अब तो खैर ये चलन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, गांव-गांव तक जागरूकता फैल चुकी है, लोग अपने पैसे बैंकों में जमा कर रहे हैं। लेकिन पहले गाँव के लोगों को, ग्रामीण लोगों का ट्रस्ट नहीं था इन बैंकों पर। तो इस बीच में कोऑपरेटिव बैंक निकल के आता है, लोन वोन देता है, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी, बेसिकली क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए की गई थी। और जो इनका गठन हुआ था वो बैंकिंग नियमन के तहत नहीं हुआ था। जो बैंकिंग एक्ट है 1949 आई थिंक, उसके तहत नहीं हुआ था। इसका राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत हुआ था। अच्छा, इसको डील कौन करता है, या यूँ कहें कि इसके नियम कानून कौन बनाता है। इसके नियम कानून, कोऑपरेटिव बैंक के जो नियम कानून होते हैं वो राज्य सरकार और आरबीआई दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली ग्रामीण बैंक की तरह ये भी एक राज्य तक ही सीमित होते हैं, मतलब इनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो एक राज्य से बाहर नहीं होती हैं, एक राज्य में ही रहती हैं, विद इन स्टेट रहती हैं। और लगभग हर देश में कोऑपरेटिव बैंक्स है। वहाँ के विलेज एरियाज़ में काम करने के लिए इन बैंक को बनाया गया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव बैंक्स आ चुके थे, और आज के समय में बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं। इस समय अगर बात करें तो ये सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो कि मुंबई का है वो सबसे बड़ा इस समय बैंक है। वो आई थिंक कॉमर्शियल होने की कगार पे भी है, उसने आरबीआई के पास अपना अप्रूवल डाला हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो गए स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स। अब मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करता हूँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग सारी जो चीज़ें होती हैं वो कॉमर्शियल बैंक की तरह होती हैं। इसमें भी अगर ये बैंक किसी दिन बंद हो जाए किसी भी रीज़न से तो 5 लाख तक का कवर होता है कस्टमर का, 5 लाख तक उनकी मनी सेव होती है। बस इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जिसको मैं जब भी स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा। वैसे इसमें यह है कि 25 लाख से ज़्यादा ये लोन दे ही नहीं सकते हैं, इनकी अथॉरिटी ही नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हमने पीएनबी बैंक के बारे में डिस्कस किया, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसका मर्ज हो चुका है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अब यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जाना जाएगा। और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी अभी नया ही आया है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लाइसेंस मिले, अप्रूवल मिले, इसको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि विच कोऑपरेटिव बैंक हैज़ मर्ज विथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, द आंसर इज पीएमसी बैंक। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच कंपनी हैज़ विटनेस्ड अप्रॉक्स 200% ग्रोथ इन ट्रांजेक्शन बाई पीओएस बिजनेस लास्ट ईयर। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, और 200% मतलब 30,078 करोड़। बड़ी बात है। रीज़न क्या है कि पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से हालात बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। उस बीच में कंपनी आती है और ये दावा करती है कि हमने पिछले साल में 200% का ग्रोथ हासिल किया है, बहुत बड़ी बात होती है। वैसे उस कंपनी का नाम है भारत पे। भारत पे ने क्या किया है, पिछले साल पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू 30,078 करोड़ रुपए का प्रॉफिट गेन किया है। इसने एक साल के अंदर लगभग 1,25,000 भारत पे स्वाइप मशीनों को जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ऑफलाइन दुकानों पे। जब आप दुकानों पे जाते होंगे आजकल तो लगभग हर दुकान पे है एक स्वाइप मशीन होती है, उस स्वाइप मशीन के थ्रू स्वाइप करके आप पेमेंट कर लेते हैं, कैश ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो इसने एक साल में लगभग 1,25,000 पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन को लगाया है और उससे इसको लगभग 30,078 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, भारत पे के सीईओ की बात करें तो भारत पे के सीईओ फिलहाल सुहेल समीर हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है विच बैंक्स कस्टमर डिपॉजिट सर्ज 75% 1,000 करोड़ लास्ट ईयर। किस बैंक के कस्टमर डिपॉजिट में लगभग 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है पिछले साल में। 1,000 करोड़ का लगभग इन्होंने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है पिछले साल में। तो उस बैंक का नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें
तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग इज़ नाउ एट योर फिंगर टिप्स इंडियाज़ फर्स्ट पेमेंट बैंक। जैसा कि अपने टैगलाइन में कहते हैं कि ये भारत के पहले पेमेंट बैंक है, तो बिल्कुल हाँ, ये भारत के पहले ही पेमेंट बैंक है। जब पेमेंट बैंक बनने शुरू हुए थे, इनको अप्रूवल मिल चुका था आरबीआई के थ्रू, तो सबसे पहला पेमेंट बैंक जो बना था वो एयरटेल पेमेंट बैंक था। 2016 में इनकी स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 2016 को ये बना था, पहला पेमेंट बैंक है। और अगर पेमेंट बैंक की बात करें, इस पेमेंट बैंक की बात करें, तो इसके एमडी और सीईओ फिलहाल अनुव्रत विश्वास है, अनुव्रत विश्वास जी हैं। इसने लगभग पिछले साल 75% का ग्रोथ हासिल किया है अपने डिपॉजिट्स में, बड़ी बात है। अगला है रिसेंटली आरबीआई इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक। हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक में तो एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया ही था कि भैया नहीं ले सकते हो आप पैसे, नहीं दे सकते हो आप पैसे, आपके जितने भी लोन वोन है वो सब कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो इसी तरह इसने एक और बैंक पे लगाया है, वो है इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। इसने इस पर भी इम्पोज कर दिया है अपने रिस्ट्रिक्शंस कि आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो जब तक हमारी परमिशन नहीं हो जाएगी। परमिशन कब तक है? 6 महीने तक। जब ये अनाउंस हुआ है, आरबीआई ने अनाउंस किया है, 2-3 दिन हुए हैं, अगले 6 महीने तक इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, चाहे वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने हो, चाहे वो विड्रॉ देना हो, कस्टमर्स को उनको पेमेंट करनी हो, इधर लोन देना हो, कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छा, आरबीआई ने, अब जाहिर सी बात है आरबीआई अगर ये बोलेगा तो कस्टमर फिर से पैनिक होंगे ही होंगे, क्योंकि कस्टमर के पैसे फंसे होते हैं। आरबीआई ने फिलहाल हाँ ये बोल दिया है कि ये सिर्फ 6 महीने के लिए है, 6 महीने बाद हम इस स्थिति को देखेंगे कैसी कंडीशन है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। और हम इस बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं करने वाले हैं। फिलहाल इस बैंक का लाइसेंस हम रद्द नहीं करेंगे, यानी कि ये बैंक बना रहेगा। फिलहाल जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें दिक्कतें चल रही हैं उसमें हम उसको एक बार ओवरव्यू करेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो 6 महीने के बाद हम इस बैंक को अलाउ कर देंगे फिर से कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकता है। इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस किए गए हैं ये भी बता देता हूँ। इस बैंक में फ़िलहाल अगले 6 महीने तक 1 लाख तक ही लोग पैसे निकाल सकते हैं, केवल 1 लाख तक, 1 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। अगला, ना तो ये कोई नया लोन देगा, ना ही इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब ये कस्टमर को ना तो लोन दे सकते हैं अब, ना ही उससे किसी तरह के इन्वेस्टमेंट रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब मैंने बताया कि ये नहीं है कि ये बंद बिल्कुल, मतलब बैंक बिल्कुल बंद हो जाएगा, काम करेगा। फिलहाल इसका लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है और अगले 6 महीने तक ये रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ मेनी बैंक्स आर फाइंड फॉर रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज बाई आरबीआई। कितने बैंकों को आरबीआई ने रेगुलेटरी कंप्लाइंस होते हैं, समय समय पे आरबीआई जारी करता है, सर्कुलर जारी करता है कि आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को फॉलो ना करने की वजह से कितने बैंकों को आरबीआई ने अभी फाइन किया है? ये 8 कोऑपरेटिव बैंक्स को किया गया है। इन्होंने जो केवाईसी के मापदंड होते हैं, जो भी केवाईसी को फॉलो करना होता है, जो केवाईसी की चीज़ें होती हैं, उन्होंने फॉलो नहीं किया, तो इन पे फाइन लगाया गया है। शायद 4-4 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है, ठीक है। फिलहाल तो इन पे ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक के जो सितारे हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं, ज़्यादा अच्छे दिन चल नहीं रहे इनके, क्योंकि सही बताऊं तो कोऑपरेटिव बैंक में बहुत ज़्यादा ही फेर बदल चलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बता नहीं सकता यहाँ पे खुल के। बट मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव बैंक को एक बार फिर से, या स्टेट गवर्नमेंट या फिर आरबीआई की बात करूँ तो एक बार ओवरव्यू करने की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिसेंटली अकॉर्डिंग टू एसबीआई हाउ मेनी अकाउंट्स विल बी ट्रांसफर इनटू बैड बैंक्स। हाल ही में एसबीआई के जो चीफ है उन्होंने एक बात कही है कि हम 15 कितने अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करेंगे बैड बैंक्स में। तो उन्होंने कहा है कि हम 15 अकाउंट को, जिनकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है, ये मैं लिख नहीं पाया, 50,000 करोड़ रुपए हैं, हम इनको बैड बैंक्स में तब्दील करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि बैड बैंक है क्या। देखो 2021 में जब बजट आया था, बजट जब घोषित किया गया था, उसमें बैड बैंक्स की बात की गई थी। बैड बैंक्स होते क्या हैं? बैड बैंक्स एक तरह के बैंक होते हैं, एक तरह की इंस्टीट्यूशन होती है जो बैंक से उनकी एनपीए प्रॉपर्टीज़ को, डिफ़ॉल्टर प्रॉपर्टीज़ को ले लेती है और उनको उस चीज़ का पेमेंट कर देती है। इन शॉर्ट बताऊं तो है क्या, इसमें प्रोसेस क्या होगा कि जितने भी बैंक हैं उनसे टाई अप होगा इस बैड बैंक का, ठीक है। अब वो उन बैंकों का, जो भी बैंक है जिनके डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं, जो कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी को सरफेसी के थ्रू अपने पास ले लेगी। सरफेसी की बात करूँ तो सरफेसी के बारे में वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल सरफेसी के लिए इतना ही जानिए कि सरफेसी एक अधिकार देता है बैंकों को कि वो कस्टमर्स की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टीज़ है। सरफेसी अपना एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं वो होता है, कह सकते हैं कि उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड पे को ले पाए। तो केसीसी जो खुद बनाते हैं, जो बैंक केसीसी बनाते हैं,
उस पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होता है, यानी कि बैंक उनको सेल नहीं कर सकती है, ना ही जब्त कर सकती है। इसके अलावा जितने भी मॉर्गेज लोन होते हैं, चाहे मैं होम लोन की बात करूं, तो उसमें क्या होता है कि जब कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो जो बैंक्स होते हैं वो उन प्रॉपर्टीज़ को अपने अंडर ले लेते हैं, उनका अधिकार है सरफेसी के थ्रू, ठीक है। तो अब ऐसे करते करते हुआ यूँ कि बैंकों की जो एनपीए थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा बैंक की बिजनेस पे पड़ रहा था। ऑब्वियस सी बात है यार, बैंकों को भी पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं मिलेंगे और वो पैसे डिफ़ॉल्ट हो जा रहे हैं तो बैंकों का नुकसान होगा ही। तो बैड बैंक्स की बात की गई कि बैड बैंक्स लाया जाए और बैंक क्या करेगा, इस प्रॉपर्टीज़ को बैड बैंक्स को बेच देगा, जो भी उसकी कॉस्ट होगी उसका, इससे बैंक को ही फ़ायदा हो जाएगा। और बैड बैंक्स को क्या फ़ायदा होगा मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल जब ये बैड बैंक्स की बात की गई थी बजट में, तो आरबीआई ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम बैड बैंक्स को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। एसबीआई ने आगे चलकर खुद ही बात की, एसबीआई के जो चीफ हैं दिनेश कुमार खारा नाम है आई थिंक उनका, तो उन्होंने खुद ही आगे चल के बात की कि हमें इसका अथॉरिटी दी जाए, बैड बैंक से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इवन सबको फ़ायदा ही है। तो आरबीआई मान गया इस चीज़ को, तो आरबीआई ने अनुमति दे दी कि भैया जाओ तुम और बैड बैंक्स को लागू कर लो, जितने भी बैंक हैं उनके साथ टाई अप करो। अब इसमें प्रोसेस क्या होगा, देखो जितने भी बैंक टाई अप करेंगे, बैड बैंक को कह सकते हैं NARCL, मतलब नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी है, ठीक है, जिसको बैड बैंक्स कह सकते हैं। वो क्या करेगा, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी, वो बैंकों से उनकी प्रॉपर्टी खरीद लेगा, ठीक है। खरीद लेगा मतलब जैसे मान लो उस प्रॉपर्टी की कीमत जो भी हो, बैंक जो भी वैल्यू लगाए उस वैल्यू पे वो उसको खरीद लेगा, ठीक है। बैंकों को उनके पैसे मिल गए। अच्छा, पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे, 15% कैश देगा, 15% जो है ये जो NARCL है, नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी, वो बैंकों को कैश दे देगा। और उसने ये कहा है कि 85% का हम आपको प्रतिभूति देंगे, सिक्योरिटी रिसिप्ट देंगे कि अगले 5 साल के अंदर अंदर हम आपको ये पैसे दे देंगे। अब चलो बैंक का तो पैसा मिल गया, तो इससे बैड बैंक को क्या फ़ायदा हुआ, इसको NARCL को इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि ये जब प्रॉपर्टी को अपने पास रखेंगे तो इसको दे देंगे IDRCL को, इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब यार देखो मैं ना पेन और पैड लाया था बट वो इंस्टॉल नहीं हो पाया, मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से उसको लिख के बताऊंगा बट वो इंस्टॉल नहीं हुआ किसी रीज़न से, तो इस वीडियो में तो पेन पेपर यूज़ नहीं कर पाऊंगा, पेन और पैड, तो अगली वीडियोज़ में कोशिश करूँगा कि मैं उसको यूज़ करूँ। फिलहाल NARCL के पास जब ये प्रॉपर्टी आ जाएगी तो वो इसको एक और कंपनी को दे देगा जिसका नाम है इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। अब वो उस प्रॉपर्टी को लेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और उसको नीलाम करेंगे, बेचेंगे और वहाँ से वो भी अपना प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। होगा क्या, मान लो एक प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, उस पर 30 लाख का लोन दे रखा है बैंक ने, तो बैंक को तो बस 30 लाख से मतलब है। अब मान लो 30 लाख चाहिए, बैंक ने उसको दे दिया, भैया NARCL ले जाओ तुम इसका, मेरे को 30 लाख दे दो, मुझे मेरा पैसा दे दो, मेरा काम खत्म हो जाए। बैंक को पैसे मिल गए, ठीक है। अब NARCL ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को आगे दे दिया IDRCL को, इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी। ये क्या करेगी, इसको मॉडिफाई करेगी और उसको मार्केट में बेचेगी। अब ऑब्वियस सी बात है यार, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसको नीलाम करने जाएंगे तो 1 करोड़, और इस प्रोसेस में जितना टाइम लगेगा उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बैड बैंक को भी फ़ायदा है कि उसने कम रेट में वो उठाया प्रॉपर्टी और अधिक रेट में बेचा। बैंक को इसका फ़ायदा ये हुआ कि बैंक को उसके पैसे मिल गए। तो ये अभी बैड बैंक्स अलाउ कर दिए गए हैं और इस कंडीशन में अभी जो पहला जो 15 अकाउंट ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, लगभग 50,000 करोड़ रुपए के बैड बैंक्स को दे दिए गए हैं। वैसे टोटल ये 38 अकाउंट है जो कि लगभग 83,000 करोड़ के हैं, मतलब 83,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ फिलहाल लिस्ट की गई है। 38 अकाउंट 38, और फिलहाल पहले स्टेज में 15 अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, 15 अकाउंट को बैड बैंक्स को दिया जा रहे हैं जिनकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच पर्सन इज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ IIFL फाइनेंस कंपनी, किस व्यक्ति को IIFL फाइनेंस कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है। IIFL कंपनी की बात करते हैं सबसे पहले। IIFL कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, मॉर्गेज लोन्स करती है ये बेसिकली इनका ज़्यादातर जो हाथ है वो होम लोन में ही है, ज़्यादातर होम लोन ही करते हैं, ठीक है। तो इस IIFL कंपनी का जो चेयरमैन बनाया गया है, अरुण पुरवार जी को बनाया गया है। अरुण पुरवार जी को इसका चेयरमैन फिलहाल बना दिया गया। और अरुण पुरवार जी की बात करें तो ये फॉर्मर SBI चेयरमैन रह चुके हैं। SBI बैंक जो कि सबसे बड़ा बैंक है भारत का इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। ये अपने 2002 से लेकर लगभग 2006 तक रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। और SBI बैंक की बात करें, SBI की बात आई है तो आपको पता ही होगा कि SBI बैंक का पहले नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, बाद में चलकर 1955 में इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था, ठीक है।
फिलहाल के लिए इतने ही क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पहली क्लास ही तो मैं ज़्यादा वर्कलोड डालना नहीं चाह रहा था आप लोगों पे। 7 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, ये 2-3 दिन के क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियोस में मैं फिर से 2-3 दिन का जो भी होगा मैं कवर करूँगा, और अगली वीडियोस में मैं और कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीक़े से वीडियो ला पाऊँ, और आप लोग भी अपनी वैल्यूबल सजेशन दे देना कि मुझे और मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट क्लास। तो ऑब्वियस ही बात है कि इंप्रूवमेंट तो हर क्लास में होगी ही, और पेन और पेपर का भी यूज़ करूँगा। फिलहाल ये 7 क्वेश्चंस हैं, 7 क्वेश्चंस आप चाहो तो नोट कर सकते हो, आप चाहो तो याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, जो मंथली पीडीएफ्स होती हैं बहुत सारी साइट्स पे, वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रुप बहुत जल्दी बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए और फोकस रहे कि 2022 का जो स्किल 2 है वो 2023 ना हो पाए, 2023 में आपको दोबारा एग्ज़ाम ना देना पड़े और आप इसको क्लियर कर लो। थैंक यू।